आज हम लोग सीबीएसई 10th की पर्वत प्रदेश में पावस जो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है वो कविता सीखेंगे। कविता सीखने के पहले हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जो है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रानंद पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति, प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। इनकी बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। इसका मतलब कि ये जो सुमित्रानंदन पंत थे ये कवि थे और ये कवि जो है ये ज्यादातर प्रकृति के ऊपर कविताएं बनाते थे। अपनी रचनाएं जो है वो प्रकृति के ऊपर यानी कि नेचर के ऊपर बनाया करते थे। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, आकाशवाणी से परामर्शदाता रहे, लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ग किरण और लोकायतन। यानी कि ये जो सुमित्रानंदन पंत थे इनके बारे में अभी हमने जानकारी हासिल की। ये जो कवि थे ये इनके कविताएं की रचनाओं में ज्यादातर प्रकृति के वर्णन का रूप होता था। तो उसी में से एक कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। अब इस कविता में क्या है तो चलो हम लोग वो पढ़ते हैं। भला ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जो पहाड़ों पर ना जाना चाहता हो। जिन लोगों को दूर हिमालय पर जाने का मौका नहीं मिल पाता वो लोग अपने आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब जैसे कि जो लोगों को पहाड़ों पे जाने का मौका नहीं मिलता है, जो लोग जा नहीं सकते, जैसे कि हिमालय पर्वत वगैरह, शिमला ऐसे स्थान पर, तो लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास में जो छोटे मोटे पहाड़ी इलाके होते हैं ना उसमें अगर जाने का चांस मिल गया तो वो मौका वो हाथ से गंवाते नहीं है। जब आप पहाड़ों को याद कर रहे हो और ऐसे में किसी कवि की कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको ऐसा एहसास करवा दे कि आप अभी अभी पहाड़ों से घूम कर आ रहे हो तो बात ही अलग होती है। जैसे कि अभी फिलहाल में तो वर्षा ऋतु चालू है और वर्षा ऋतु में कौन नहीं चाहेगा कि पहाड़ों पर जाके झरने का आनंद ले। तो ऐसे में अगर आप सोचते हो और आप बैठे बैठे कक्षा में ये कविता पढ़ रहे हो और उस कविता से आपको ये आस्वाद आ रहा है कि आप एक्चुअल में वहीं पर हो, यानी आप एक्चुअल में आप पहाड़ों पर हो, आप झरने की आवाज सुन रहे हो, आप बादल देख रहे हो, वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे हो। ये सारी चीजें अगर आपको क्लास में बैठे बैठे ही, कक्षा में बैठे बैठे मिल जाए तो वो अलग ही उसका मजा है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में भी इसी तरह रोमांच और प्रकृति के सुंदर वर्णन से भरी है जिससे आपकी आंखों और मन दोनों को आनंद आएगा। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो चुकी है और आप किसी सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हो जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हो और झरने पर बह रहे हो और आप बस वही रहना चाह रहे हो। महाराणा निराला जी ने भी पंत जी के बारे में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा यह है कि अपनी कृतियों को अधिक से अधिक सुंदर बना देते थे जिसे पढ़कर या सुनकर बहुत आनंद आता है। यानी महाराणा
महाप्राण निराला जी ने भी क्या कहा था कि पंत जी ऐसे रचनाएं लिखते थे, ऐसे कविता लिखते थे कि उनको पढ़कर ही, उन कविताओं को, उन रचनाओं को पढ़कर ही बड़ा ही सुंदर अनुभव होता था और बहुत आनंद प्राप्त होता था। तो उसी में से एक कविता ये है पर्वत प्रदेश में पावस। तो जब भी आप, अभी मैं जो एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी पर्वत प्रदेश पावस का, तो आप ऐसे इमेजिन करना कि आप जैसे मानो पहाड़ों में हो और वहीं पर आप ये सारी जो कृतियां हो रही है, घटनाएं हो रही है, उसका अनुभव कर रहे हो। तो इसका सार हम पहले पढ़ते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पाठ का सार यानी समरी, इन शॉर्ट में क्या है इस कविता में। कवि ने इस कविता में प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है कि प्रकृति सजीव हो उठी है। क्या होती है? सजीव होती है। यानी इस कविता में ऐसा लग रहा है कि जो कवि ने जो कहा है, जैसे कि झरने के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में, बादल के बारे में, तालाब के बारे में, पर्वत के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो प्रकृति है ना, वो सजीव हो चुकी है, ये बातें कर रही है जैसे मानो। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पर बदलता रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हैं और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को अपने चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रही है। तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कविता में दूंगी कि ये सार क्या है करके। जैसे कि पर्वत जो है, पर्वत के जो पर फूल खिले हुए हैं, वो जैसे मानो उसकी आंखें हैं और हजारों फूल खिले, और इसी पुष्प रूपी आंखों से, इसी सुमन रूपी आंखों से वो अपने आप को तालाब में देख रहा है, जो कि वो उसके नीचे फैला हुआ है तालाब। ठीक है। उसके बाद में पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की मधुर आवाज कर रही है, जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को देख रहे हैं, जैसे वो उसे छूना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर अभी किसके बारे में बोला गया है? यहाँ पर झरने के बारे में बोला गया है, यहाँ पर पेड़ों के बारे में बोला गया है, मतलब उनका चित्रण, उनका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया कि घनी धुंध के कारण लग रहा है कि मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो, अर्थात गायब हो गए। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लगी है। यानी इसका मतलब यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं किस चीज का? कोहरे का, यानी कि जो फॉग बोलते हैं आप लोग, फॉग आता है ठंडी में, जो फॉग आता है उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा है। तो चलो अभी हम लोग कविता का भावार्थ समझते हैं, कविता का फुल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। स्टार्ट होती है कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति प्रवेश। पावस ऋतु मतलब कि वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। कहाँ पर? पर्वत में प्रदेश पर, यानी माउंटेन पर क्या हो गया है? वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और जैसे ही इस वर्षा ऋतु का आगमन होता है, वैसे पल पल परिवर्तित प्रकृति प्रवेश, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने अपनी जो वेशभूषा है वो बदलना शुरू कर दी है। यानी कि जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ इस पर्वत में प्रदेश में, तो प्रकृति ने अपनी वेश, अपनी रूप, अपनी रचना जो है वो हर पल बदली कर रही है। जैसे कि कभी बारिश हो रही है, कभी बादल छा रहे हैं, कभी हल्की सी धूप निकल के आ रही। तो यहाँ पर उसका सार हम भावार्थ पढ़ेंगे कि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहा, पर्वतों के ऊपर प्रकृति में पल पल हो रहे बदलाव के बारे में बताया गया है। यानी प्रकृति में जो चेंजेस हो रहे हैं पल पल, हर पल, क्षण, तो उसके बारे में बोला है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं बारिश आने की वजह से, वर्षा ऋतु आने की वजह से। उनके अनुसार वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर कभी धूप खिल जाती है, तो कभी उन्हीं पहाड़ों के घने काले बादल घेर रहते हैं, अर्थात उन्हें छुपा लेते हैं। तो कभी क्या हो जाती है? थोड़ी हल्की फुल्की क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सब होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। यानी कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड में कभी बारिश हो रही हल्की हल्की, तो कभी धूप निकल के आ रही है, तो कभी घने बादल छा रहे हैं, है ना।
ऐसे चेंजेस कहाँ पर दिख रहे हैं? पर्वत में प्रदेश में दिख रहे हैं। अब आगे बोलते हैं कवि, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र ध्रुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। इसका मतलब ऐसा है कि मेखलाकार, मेखलाकार एक ऑर्नामेंट से एक गहना है जो कि लेडीज पहनती है, औरतों का एक गहना है जिसको करघनी बोलता है, जो कमर में बांधा जाता है। तो उस गहने जैसा यानी उस करघनी जैसा पर्वत का आकार है। पर्वत का आकार कैसा बोल रहा है लेखक? मेखलाकार यानी करघनी जैसा आकार की जो पहाड़ की ढाल है वो कैसी है? उस करघनी जैसी है, जो करघनी की लेडीज लोग के जो ऑर्नामेंट्स होता है उस तरीके से उस पर्वत का आकार है। अपने सहस्त्र ड्रुमन सुमन फाड़, यानी कि वो अपने उसके जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूल जो खिले हुए हैं, सुंदर से फूल उस पहाड़ पे खिले हुए, हजारों फूल खिले हुए, सहस्त्र मतलब हजारों फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को नेत्र बनाकर, उन फूलों को आंख बनाकर, मतलब पुष्प रूपी नयन से पर्वत जो है अपने इस पुष्प रूपी नयन से अपने आप को देख रहा है दर्पण में। अपने आप को कहाँ देख रहा है? दर्पण में। अब वो कहाँ देखता है? जो उसके नीचे अवलोक रहा है बार बार, मतलब देख रहा है बार बार। कहाँ पर क्या देख रहा है? अपना विशाल आकार, निज महाकार, मतलब खुद का विशाल आकार वो जल में देख रहा है। अब ये जल कहाँ पर है? तो वो जल जो है उसके चरणों में पलाताल, यानी कि पर्वत के चरणों में जहां पर एक तालाब है, ताल मतलब कि तालाब, सरोवर, लेक, उस तालाब में वो अपने आप का दर्पण देख रहा है, अपने आप का विशाल आकार जो है वो देख रहा है। किससे देख रहा है? पुष्प रूपी नयन से, पुष्प रूपी आंखों से। यानी उसके ऊपर जो हजारों फूल खिले हैं ना, तो जैसे मानो क्या लग रहे हैं? वो पर्वत की आंखें हैं और वो उस आंखों से अपने आप को तालाब में देख रहा है, अपने विशाल महाकार, ये महाकार यानी विशाल आकार को तालाब में देख रहा है, उसका रिफ्लेक्शन देख रहा है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो पर्वत प्रदेश, इसका भावार्थ है, सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्वत को एक करघनी, कमर में पहनने जाने वाला गहना के रूप में बताया है। पर्वत पे खिले हुए हजारों फूल पर्वत के नेत्र यानी आंख की तरह लग रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब किसी दर्पण का काम कर रहा है, जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप निहार रहा है। अब आगे चलते हैं। गिरी गा गौरव गा कर झरझर, मद से नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरी का गौरव गाकर झरझर करते हैं, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़। इस पर्वतों का गौरव कौन गा रहा है? यानी इस परों का गुणगान कोई कर रहा है, तो कौन कर रहा है? झरझर झरना यानी वाटरफॉल, झरना जो है वो अपनी आवाज, यानी कि जब झरना गिरता है तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो कवि कह रहा है जैसे मानो ये झरना उस आवाज में गिरी का गौरव गा रहा है, मतलब पर्वत का गुणगान कर रहा है। और उसकी ये आवाज सुनकर, जो झरने की आवाज है गिरने की, उसकी वो आवाज सुनकर इस कवि का जो नस नस उत्तेजित हो रहा है, कवि को नस नस में उत्तेजित कर रहा है। क्या? तो झरझर झरने का आवाज, जैसे मानो ये झरना जो है वो किसका गौरव गा रहा है? पहाड़ का, पर्वत का गौरव गा रहा है। और साथ ही साथ में उसका, उस झरने का वर्णन भी बहुत ही खूबसूरती से किया है, सुंदरता से, कि जब झरना गिरता है तो ऐसा मानो लग रहा है कि मोतियों की लड़ी, सुंदर सी मोतियों की लड़ियां गिर रही है। क्योंकि देखेंगे, आपने देखा होगा कि जब झरना बहता है तो पूरा व्हाइट, एकदम फुल व्हाइट दिखता है। तो कवि कह रहे हैं कि वो जो झरना बह रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कई सारे मोतियों की लड़ियां नीचे गिर रही है, सुंदर सी लड़ियां गिर रही है। झरते हैं झाग भरे निर्जर, और एक शुभ्र सा झाग, झाग बोले तो जैसे कि झरना गिरता है, झरना बड़े फ्लो में यानी फास्ट गिरता है, वाटरफॉल स्पीड में गिरने की वजह से उसमें से क्या व्हाइट झाग जैसा लगता है, ऐसा लग रहा है कि व्हाइट झाग गिर रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद इसका हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से
गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। झरना, उसमें उठने वाले झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है, बराबर, कि जैसे झरना जब गिरता है तो बड़ी स्पीड में गिरता है, तो उस वजह से वो एकदम व्हाइट, उसके जो झाग रहता है व्हाइट होता रहता है और वो सफेद रहता है एकदम। तो कवि को क्या महसूस लग रहा है, कवि क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे मानो मोतियों की लड़ी गिर रही है, ऐसा भांति हो रहा है उसको। उसके गिरने से पैदा होती कलकल की गूंज मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की ध्वनि को सुनकर कवि की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पार। अब ऊपर तो हो गया किसका एक्सप्लेनेशन, उसने किसका वर्णन किया, झरने का। अब नीचे है वो किसका, पेड़ों का। तरुवर मतलब पेड़ों का। तो कवि कह रहे हैं कि गिरिवर यानी कि पहाड़ के हृदय से, उर मतलब कि जैसे मानो ये जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ जो है वो पहाड़ के हृदय से निकल के आए हैं, पहाड़ के हृदय से उठ उठ के आए हैं, यानी कि बड़े ही बड़े लंबे लंबे पेड़ है जो कि उसके किसके हृदय से उठ के आए, मानो जैसे कि पहाड़ के हृदय से उठ के आए हैं। और उनकी आकांक्षा ये है, यानी उनकी इच्छा ये है, क्या है उनकी इच्छा है, झांक रहे नीरव नभ पर। और वो क्या कर रहे हैं, नीरव नभ पर झांक रहे, मतलब एक टक, एक जैसा, अनिमेष अटल, अनिमेष मतलब एक टक किसको देख रहे हैं, नीरव नभ पर मतलब शांत आकाश को, नीरव नभ मतलब कि शांत आकाश को देख रहे हैं। और उनको ऊंचा उठने की आकांक्षा है, मतलब वो एक टक क्या कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, ऊपर आकाश को देख रहे हैं। और उनके मतलब उनको उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो सदैव ऊपर उठने की कामना कर रहे हैं, ऊपर उठने की इच्छा कर रहे हैं आकाश की ओर देखकर। और उनके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस तरह प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे वे अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, उनको अपने लक्ष्य पे पाना ही, यानी उनको वो जो है ऐसा लग रहा है मानो बड़े बड़े पेड़ जो है ना, वो आसमान को, जो नीरव नभ है यानी शांत आकाश है, आसमान आकाश है, उसको एक तक देख रहे हैं जैसे मानो वो उन तक पहुंचना चाहते हैं। और उनको उन पर ऊपर उठने की इच्छा जो है वो इस प्रकार होती है कि वो किसी भी तरह वो अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, ऐसा मतलब है इसका। और कुछ चिंता पार, और कवि ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो ये पेड़ जो है ना किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे कि पर्वत प्रदेश पे पावस की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे वृक्षों का वर्णन कर रहा है, अर्थात पेड़ों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एक टक ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं। उनके ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने इस लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे, उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही में कवि का ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जो पेड़ है किसी गहरी चिंता में डूबे। ठीक हो गया, अब ये हो गया पेड़ का। अब नीचे चलते हम लोग। अब देखो अब किसका वर्णन किया है, उड़ गया अचानक लो भूदर फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब यहाँ पर कोहरा जो होता है, फॉग जो होता है, उसका वर्णन हो रहा है। उड़ गया मतलब कोहरा इतना ज्यादा छा गया, फॉग इतना ज्यादा छा गया कि जैसे मानो कवि को लग रहा है कि वो जो पर्वत है ना वही उड़ गया, उसको क्या लग गया, पारत, पारत मतलब चमकीले पंख, जैसे मानो पर्वत को चमकीले पंख मिल गए और वो फड़फड़ाकर कहीं पर उड़ गया। रव शेष रहे निर्जर मतलब सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ क्या बच गया, चारों ओर क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मानो कोहरा आ गया ना, तो जैसे मानो इसको पंख लग गए, चमकीले पंख लग गए पर्वत को और वो उड़ गया, जैसे मानो वो गायब हो गए।
तो सिर्फ क्या बचा, लेकिन सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बच गया झरने की गिरने की आवाज। बस झरने की गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश भू पर अंबर, जैसे मानो अंबर जो है वो भू पर आ गिरा है, जैसे मानो आकाश जो है वो पृथ्वी पर आ गिरा है। अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं, करेक्ट, जब अचानक ऐसा मौसम बदलता है और आकाश में ऐसे बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। वह अब वहां कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ झरने की गिरने की आवाज सुनाई दे रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आ गिरा। ठीक है, अब इसके बाद होता है धस गया धरा में सभय शाल, धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता जाल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि धस गया धरा मतलब ये सभय शाल, सभय शाल, शाल यानी कि एक वृक्ष का नाम है जो कि पहाड़ों पे होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसको शाल के वृक्ष होते हैं, वो शाल के पेड़ होते हैं। तो कवि कह रहा है कि जैसे मानो ये शाल के पेड़ जो है वो जमीन में धस गए डर से, जैसे मानो कि ये जो शाल के पेड़ है जमीन में धस गए, धरा मतलब धरती में धस गए। क्यों धस गए? डर के मारे। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा लग रहा मानो कि ताल जो ताल ताल यानी कि सरोवर, लेक, ऐसा लग रहा है कि उसमें क्या हो गया, आग लगी हुई है और उस आग लगने के कारण सब तरफ क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया। और इसी डर के कारण जैसे मानो शाल के पेड़ जो है वो अंदर धरती में घुस गए, धस गए। हालांकि वो आग नहीं लगी होती। आपको तो पता है कि जब ठंड ज्यादा होती है और तालाब में, तालाब होता है, लेक होता है, तो उसके ऊपर पूरा कोहरा छाया होता है, यानी कि पूरा फॉग दिखता है, तो कुछ नजर नहीं आता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे गए होंगे तो आपने ये जरूर अनुभव किया होगा कि तालाब में के ऊपर क्या होता है, कोहरा जमा होता है, जैसे मानो ऐसा लगता है कि वहां पर कहीं आग लगी हो और इतना धुआं आ रहा है। तो सेम ऐसे ही कवि को भी लग रहा था कि जैसे मानो उसमें क्या लगी है, आग लगी। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, जैसे ऐसा लग रहा था जो जलद यान यानी कि घूमता हुआ जो उसका किसका, इंद्र का जो विमान था, जो इंद्र का बादल रूपी विमान था, वो जैसे मानो इंद्र जो है ना उस बादल में खेल रहा है और इधर से उधर विचल कर रहा है। इंद्रजाल मतलब कोई जादूगरी कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस की इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि घनघोर बारिश हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसीलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डर कर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उड़ते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लगी हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहा है। तो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर सी प्रकृति की कविता थी जो सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही सुंदरता से उसे रचाया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, ये कविता जो सुमित्रानंदन पंत की है। हाँ ठीक है, अगर आपको ये कविता सिखाई जो मैंने है वो अच्छी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। टेक केयर।